मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग मुमताज, गुड मॉर्निंग हनीश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू? प्रीति, मुमताज, हनीश, कैसे हो? गुड मॉर्निंग अमय, अश्मिता, ज्योत्सना, अनुश्री, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग। उठ गए सब लोग सुबह सुबह? हाँ, कितने बजे उठते हो ऐसे तुम लोग? क्लास के टाइम पे उठते हो कि पहले उठ जाते हो? बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बढ़िया रहो, पढ़ाई करो मस्त। सुबह जल्दी उठ जाया करो यार पढ़ने के लिए। लाइक 6 बजे तो उठ जाया करो ना। 6 बजे उठ गए, पढ़ लिया। ऐसे एक टाइम बना लो, जैसे मेरी क्लास होती है 10 बजे से, सो 6 से 10 बायो पढ़ना है। ऐसा टाइम बना लो कि 6 to 10 बायो को देना है, 4 आवर्स। बढ़िया यार, एक दिन में अगर 4 आवर्स बायो को दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्लास अटेंड कर ली। क्लास के बाद जो ब्रेक मिलता है उसमें फिजिक्स पढ़ लो, फिर एक क्लास अटेंड कर लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर एक क्लास अटेंड करो। 3 तो क्लास होती हैं एक दिन में, 3 ही क्लास लगती हैं। ठीक है, ऐसे कर लिया करो थोड़ा बहुत। हाँ, जल्दी उठा करो। मैं भी अच्छी हूँ, मैं बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग। जल्दी उठा करो। और सब लोग कहाँ हैं? जल्दी से आ जाओ सब लोग। स्टार्ट करते हैं पैनक्रियाज। जल्दी जल्दी उठो, पढ़ने की आदत डालो जल्दी उठ के। अभी टाइम नहीं है अपने पास, बहुत कम टाइम बचा है। नीट के लिए बहुत कम टाइम है। जल्दी उठने की कोशिश करो और रिवाइज करो चीज़ें फटाफट। अपन जनवरी में कोर्स, मतलब मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे जितना दिया गया है कोर्स वो तो मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, मुझे 21 चैप्टर्स दिए हैं, मतलब 12th और 11th मिला के आई हैव 21 चैप्टर्स। मुझे वो चैप्टर्स कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऋतु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी उठा करो यार, 9 बजे 8 बजे नहीं उठना है, जल्दी उठो। चलो, पैनक्रियास। पैनक्रियास पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें पता है ग्लैंड्स 2 टाइप की होती हैं। पैनक्रियास चालू करने से पहले एक छोटी सी बात पढ़ेंगे। हमें पता है ग्लैंड्स 2 टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सब लोग देखो ध्यान से। और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। वी नो दैट थिंग, you also know that thing. We have exocrine and endocrine gland. What is exocrine gland? Which has duct, which has duct। ठीक है, जिसके पास duct है वो exocrine है, और endocrine वो है जो ductless है, ductless gland है। ठीक है, अब देखो exocrine gland से क्या आती है? एंजाइम्स आती हैं, एंजाइम्स आती हैं, या फिर आप बोल सकते हो जूसेस आते हैं। ठीक है, ये चीजें आती हैं। और अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं, क्या रिलीज करती हैं? हॉर्मोन्स। ये बात हम सबको पता है, यस और नो? पता है कि नहीं पता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर लिवर। लिवर क्या है? एक टाइप की कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिवर से क्या आता है? बाइल जूस आता है। ठीक है, अब अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों भैया? उससे आता है हार्मोन, है ना। और तुम बता रहे हो थायराइड ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज उससे क्या आ रहा है? हार्मोन्स आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? ये डक्टलेस होती है, इनके पास डक्ट होती है। अब कुछ ऐसी भी ग्लैंड होती है जिनके पास दोनों पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट प्लस एक्सोक्राइन पार्ट, उसको हम बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। जो ग्लैंड जिनके पास दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों होता है उसको हम बोलते हैं मिक्सोक्राइन, मिक्सोक्राइन या फिर हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन या फिर कंपोजिट ग्लैंड, या फिर बोलेंगे कंपोजिट ग्लैंड। लेट मी ऑन द फैन। जिस दिन मैं जैकेट पहन के पढ़ाती हूँ ना, मुझे गर्मी लगने लगती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? पेन, अपन बात करें ग्लैंड की, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। ऐसे अलग अलग ग्लैंड्स होती है। फॉर एग्जांपल योर बाइल, सॉरी लिवर इज एक्सोक्राइन एंड योर पिट्यूटरी इज एंडोक्राइन ग्लैंड। पर कुछ ग्लैंड ऐसी भी होती है जिनके पास दोनों पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ग्लैंड एक ही, फॉर एग्जाम्पल ग्लैंड एक ही है बट इसके पास दोनों पार्ट है। एक पार्ट है
एक पार्ट है उसका एंडोक्राइन पार्ट और दूसरा पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट। ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन या फिर हेटेरोक्राइन या फिर कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है। और जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में दिया है दैट इज पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसके पास दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट प्लस एंडोक्राइन पार्ट। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, आगे बढ़े तो आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज। ओके, अगर हम इसकी बात करें कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है। कौन इसको लिपट के रखता है, किसकी आर्म्स में रहता है, ये ड्यूडेनम की यू शेप ड्यूडेनम की आर्म्स में रहता है, लिम्स में रहता है, आर्म्स नहीं लिम्स में रहता है। ये देखो यू शेप ड्यूडेनम है, दिस इज योर यू शेप ड्यूडेनम, इसके आर्म्स में क्या प्रेजेंट होता है, योर पैनक्रियाज, ठीक है। ऐसा पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। क्लियर है? दिस इज योर ड्यूडेनम, डियोडेनम एंड दिस इज योर पैनक्रियाज। क्लियर है? कितना होता है बॉडी में पैनक्रियाज? एक, ये कोई पेयर्ड ऑर्गन नहीं है, एक ही प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज बॉडी में, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है पैनक्रियाज एक कैसा ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड या फिर मिक्सोक्राइन या फिर हेटेरोक्राइन। व्हाई? बिकॉज इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें वजन की, अगर हम बात करें वेट की, तो इसका नॉर्मल वेट होता है 85 ग्राम्स। कितना वेट होता है? 85 ग्राम्स, है ना। वैसे वेट वगैरह कोई पूछेगा नहीं, इनको बस पता होना चाहिए, मतलब नोट्स में लिखा होना चाहिए वेट कितना होता है, 85 ग्राम्स। अगर अपन इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर लेंथ होगी। और अगर अपन विड्थ की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, विड्थ होगी। क्लियर है? बात करें पैनक्रियाज की, कहाँ प्रेजेंट है भाई, एब्डोमेन में प्रेजेंट है। एब्डोमेन में कहाँ पे, ये जो तुम्हारा यू शेप्ड ड्यूडेनम है इसकी लिम्स में प्रेजेंट है, इन बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप्ड ड्यूडेनम पैनक्रियाज इज प्रेजेंट। वेट की बात करें तो 85 ग्राम से, लेंथ की बात करें, ये लंबाई, लेंथ की बात करें तो 15 सेंटीमीटर लेंथ है, विड्थ की बात करें तो इट इज 2.5 सेंटीमीटर। चलो, ये तो बात हो गई, कोई नहीं पूछ रहा है ये सब चीजें, कोई नहीं पूछ रहा है। अब आ जाओ मेन चीज पे, हर बार पैनक्रियाज लिखना पड़ रहा है। आज चैप्टर खत्म करना है इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी। चलो, पैनक्रियाज के दो पार्ट है, दो पार्ट बना देती हूँ मैं। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक्सोक्राइन पार्ट। देखो, एक्सोक्राइन पार्ट हम कहाँ पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। एवरीवन नो दिस, कहाँ पढ़ चुके हैं हम, बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं ना, कौन सा पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं एसिनाई। एसिनाई प्रेजेंट होती है कहाँ पे, एक्सोक्राइन पार्ट में। और एसिनाई क्या सीक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, याद आया किसी को? ये क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एसिनाई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एसिनाई। एसिनाई क्या प्रोड्यूस करती हैं, बोलो, पैनक्रियाटिक जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पे आता है, एट लास्ट यहाँ पे एक डक्ट होती है, डक्ट ऑफ वीरसंस, उसमें आता है तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस। और इस डक्ट से कहाँ जाता है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में जाता है। और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, ड्यूडेनम में। जिसने भी पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको पता है हम एक्सोक्राइन पार्ट की बात वहां पे कर चुके हैं। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज हैज एसिनाई, एसिनाई प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ आता है, डक्ट ऑफ वीरसंस में। और फिर कहाँ रिलीज होता है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच ओपन इनटू ड्यूडेनम। ये मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ, जिसने नहीं पढ़ा है गो देयर एंड स्टडी, ठीक है। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग विद्या। क्लियर है? चलो, ये सबको पता है। अब आगे आ जाओ एंडोक्राइन पार्ट पे। एंडोक्राइन चैप्टर का नाम एंडोक्राइन सिस्टम है, तो भाई हम एंडोक्राइन की बात करेंगे। एंडोक्राइन पार्ट पे आ जाओ, जो पार्ट अभी हमें पढ़ना है, एंडोक्राइन। देखो, अब जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज होता है, उसमें होते हैं आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस। क्या होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस। ये हो गया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसे भूल जाओ, अभी नहीं पढ़ना। अभी हमने पढ़ना है पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। इन दिस सेक्शन वी हैव टू स्टडी पार्ट पैनक्रियाज एंडोक्राइन पार्ट। पैनक्रिया के एंडोक्राइन पार्ट में क्या होती हैं, आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। क्लियर है?
एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज में क्या प्रेजेंट होते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितना होता है ये? 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितना होता है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज में? 1 से 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियन, which contributes only about 2 to 3% या फिर 1 to 2% of the part of pancreas। ठीक है, contributes only 1 to 2% of endocrine of pancreas। समझो ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है समझो। हम पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन पार्ट की बात करें हैं, पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में क्या प्रेजेंट होती हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पूरा पैनक्रियाज है, ठीक है, ये पूरा पैनक्रियाज है। कुछ पार्ट होगा, कौन सा पार्ट? ये एक्सोक्राइन, और कुछ यहाँ पे क्या होगा? एंडोक्राइन। ठीक है, तो हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करें हैं। एंडोक्राइन पार्ट्स आर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितने होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन आर वन पैनक्रियाज? एक ही पैनक्रियाज है। 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन आर पैनक्रियाज। अब वो 1 to 2 मिलियन है, पर वो इतने छोटे छोटे होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए बस ये पूरे पैनक्रियाज में सिर्फ 1 to 2% पार्ट ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। पूरे पैनक्रियाज का आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिर्फ 1 से 2% पार्ट ही कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट होता है एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट होता है सिर्फ 1 to 2%। इतने ज्यादा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होने के बावजूद भी जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है सिर्फ वो 1 to 2% कंट्रीब्यूशन ही देते हैं पूरे पैनक्रियाज में। क्लियर है बात? बोलो। गुड मॉर्निंग सरीन, गुड मॉर्निंग। क्लियर है ना? क्लास में थोड़ा बेटा टाइम पे आया करो, नहीं तो फिर छूट जाता है, तो फिर अच्छे समझ नहीं आता है तुम लोग को। अब देखो, आगे देखो। Islets of Langerhans has two types of cells. Islets of Langerhans has two types of cells, which are alpha cells and beta cells. Alpha cell and beta cell. समझ रहे हो क्या बोला मैंने? Islets of Langerhans has two types of cells, alpha cell and beta cell। ठीक है, अब देखो, एंडोक्राइन पार्ट है, हार्मोन ही बनाएगा ना, और कुछ तो नहीं बनाएगा। तो अल्फा सेल और बीटा सेल मिलके बनाएंगी हार्मोन। अल्फा सेल से जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा, हार्मोन सीक्रेट होगा, उसका नाम है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन। और बीटा सेल बनाएंगे हार्मोन इंसुलिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको रेड कलर की बॉक्स में लिख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? कुछ गड़बड़ हुई क्या? हम बात करें हैं पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की सॉरी, पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितना है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? 1 to 2 मिलियन। बहुत अच्छी बात है, पर 1 से 2 मिलियन होने के बावजूद भी अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है पैनक्रियाज में? सिर्फ 1 से 2%। खत्म हो गई बात। फिर हमने बोला आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो टाइप की सेल है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो टाइप की सेल होती है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल जो हार्मोन बनाती है उसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन, एंड बीटा सेल जो हार्मोन बनाती है उसको बोलते हैं इंसुलिन। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, किसी कुछ पूछना है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। जब तक तुम बोलोगे नहीं मैं कैसे आगे बढ़ूंगी बताओ? चलो चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकेगॉन की। इंसुलिन की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकेगॉन की। नंबर 1,
Number one is glucagon. Glucagon is produced by alpha cells of islets of Langerhans. Clear? Glucagon is produced by alpha cells of islets of Langerhans. Easy बात है, ठीक है, क्लियर है ना सबको? वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें बस ये पता है अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन आ रहा है। अब हमें देखना है जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है। जो हमारा ग्लूकेगॉन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फंक्शंस। फंक्शन है इसका मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये तो इंग्लिश में लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करेगा ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन में ग्लू आ रहा है ना, ग्लू, एंड ग्लू स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, ग्लू से ग्लूकोज। तो ग्लूकेगॉन क्या करेगा? हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करेगा। ब्लड ग्लूकोज मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करेगा कौन? ग्लूकेगॉन, है ना, बेचारे का ये फंक्शन है। अब देखो ये कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है? इसको क्या करना है, इसका बस एक ही एम है, मुझे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है। देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक ब्लड वेसल, ठीक है? बस इसको ध्यान में रखना, दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है? और ग्लूकेगॉन आएगा ब्लड में, ग्लूकेगॉन ये ग्लूकेगॉन क्या बोलेगा? ये ग्लूकेगॉन क्या बोलेगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाओ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाओ। इसका एक ही एम है, मुझे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, और इसका कुछ भी एम नहीं है। अब देखते हैं ये कैसे बढ़ाएगा, देखो ध्यान से। ये एक्ट करेगा हिपैटोसाइट पे, हिपैटोसाइट। अब तुम्हें पता है हिपैटो वर्ड इज यूज्ड फॉर लिवर, हिपैटो वर्ड इज यूज्ड फॉर लिवर। तो हिपैटोसाइट मतलब लिवर सेल्स, हिपैटोसाइट मतलब क्या है? लिवर सेल्स। यस और नो? पढ़ा चुकी हूं ना मैं। किस पे एक्ट करेगा? हिपैटोसाइट पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? देखो बेटा ध्यान से देखो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? देखो, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ glycogen into glucose. Breakdown of glycogen into glucose is known as glycogenolysis. समझो। अब देखो मैंने क्या बताया, हम ग्लूकेगॉन की फंक्शन की बात करें, सिर्फ यही याद करो, यही ध्यान में रखो कि हम ग्लूकेगॉन के फंक्शन की बात कर रहे हैं और किसी भी चीज की बात नहीं करें। इसका फंक्शन है मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में इसको ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना है। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे मेंटेन होगा? जब ब्लड में ग्लूकोज आएगा तभी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होगा ना। तो बस इसको क्या करना है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। मैं ग्लूकेगॉन हूँ, मेरा फंक्शन ये है, मुझे मेरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। अब ये दिमाग लगाएगा कैसे बढ़ाऊं, ये जाएगा लिवर सेल के पास। किसके पास जाएगा? लिवर सेल जो होती है हिपैटोसाइट। एंड यू ऑल नो लिवर में क्या स्टोर्ड होता है? ग्लाइकोजन। क्या स्टोर्ड होता है? ग्लाइकोजन। ये क्या कराएगी? ग्लाइकोजन से फॉर्मेशन कराएगी ग्लूकोज का। मतलब क्या होगा? एट लास्ट ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड में। इससे क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा और इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आई, ग्लूकेगॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या करा रहा है ग्लूकेगॉन? हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया? इंक्रीज in blood glucose level, increase in blood glucose level।
दिस इज हाइपरग्लाइसीमिया। एक स्लाइड पे यार मैं बहुत सारा लिख देती हूँ ना, तुमको ऐसा लगता है क्या? मुझे लगता है कि मैं एक स्लाइड को ना, क्या है वो, मुझे लगता है एक टॉपिक में एक ही स्लाइड पे कवर करूँ, इससे ना बहुत सारा हो जाता है एक ही स्लाइड पे। चलो देख लो एक बार और, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। फिर से सुनो एक बार, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एक बार ध्यान से सुनो सब लोग। हम बात करें हैं ग्लूकेगॉन की। किसकी बात करें हैं? ग्लूकेगॉन इज अ हार्मोन विच कम्स फ्रॉम अल्फा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस। यू ऑल नो व्हाट इज आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस। इट इज एन पार्ट ऑफ एंडोक्राइन पैनक्रियास। ठीक है, उसमें होती है अल्फा सेल्स, वो बनाती है ग्लूकेगॉन। चलो ग्लूकेगॉन बन गया। अभी हमें बात करनी व्हाट इज फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, आई एम ग्लूकेगॉन, मेरा ये फंक्शन है, मुझे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ब्लड में, ये रहा मेरा ब्लड वेसल और मैं हूँ ग्लूकेगॉन, मुझे क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। अब मैंने दिमाग लगाया, मैं ग्लूकेगॉन हूँ, मैं कैसे बढ़ाऊं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल? तो मैं एक्ट करूंगी हिपैटोसाइट। कौन है भैया हिपैटोसाइट? लिवर सेल है ना। मैं लिवर के पास जाऊंगी, लिवर सेल के ऊपर एक्ट करूंगी और उसको स्टिमुलेट करूंगी फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसको बोलूंगी प्लीज परफॉर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों बोल रही हूँ? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकेगॉन विल गो ऑन हिपैटोसाइट, वो हिपैटोसाइट के पास जाएगा और स्टिमुलेट कराएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एंड व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकेगॉन क्या करा रहा है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करा रहा है ग्लूकोज में। ब्रेकडाउन होगा मतलब क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ग्लूकोज का लेवल कहाँ पे बढ़ेगा? ब्लड में बढ़ेगा। इसलिए हम ग्लूकेगॉन को बोलते हैं इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन मतलब विच इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो क्या किया हमने? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज में, इससे क्या हुआ? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बोलो, क्लियर है ना? ये क्या हो गया मेरे फोन को? चालू हो जा। यस अनिश, ठीक है, कैसे भी करके इसको ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है यार। ये गया, उसने ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करा दिया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराया, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया। ठीक है, Sanya is saying, ma'am, lecture 3 of digestion and absorption is not getting start. Sanya, I have talked to team. मैंने ना धुरीना टीम से बात की है, उन्होंने बोला है कि मैम कुछ चेंजेस चल रहे हैं ऐप में, उसकी वजह से वो लेक्चर्स प्ले नहीं हो रहे, बट एज सुन एज कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोसेस तो लेक्चर्स रिज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ऋतु, सच में। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइको मतलब चलो समझते, मैं भी समझती हूँ, तुम भी समझो। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन है ना। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। मतलब क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब तुम बोलोगे मैम ग्लाइकोजन क्या है? ये तो तुमने पूछा ही नहीं। देखो हमारे लिवर में ना ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हम ऐसे कहीं स्टोर कहाँ करेंगे? तो हम लिवर में स्टोर करते हैं, बॉडी लिवर में स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। व्हाट इज ग्लाइकोजन? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है यार, तुमको समझ में तो आया ना? सही सही बताओ, नोट करना है इसको तो फटाफट से नोट करो। सही सही बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? वैसे कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं बस। चलो देखो, अब देखो एक तरीका तो इसने क्या किया, हिपैटोसाइट पे एक्ट किया और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया ब्लड में। अब ये क्या करेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कराएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोनियोजेनेसिस। पहला तो उसने वो वाला काम करा दिया, अब दूसरा कराएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है। क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट। क्या हो सकता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट? ग्लिसरॉल हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट। इससे क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कराएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज। नियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा। किससे? आपकी बॉडी में जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड है, इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज। ठीक है, इन सब का कन्वर्जन कराएगा इनटू ग्लूकोज, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट विच इज ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड। इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी कौन करा रहा है? ये भी कौन करा रहा है? ग्लूकेगॉन। ठीक है, अब क्या हुआ? फिर से ग्लूकोज बन गया, फिर से ग्लूकोज बन गया, मतलब क्या हुआ? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। अगेन इट एक्ट एज, अगेन in this case it has also act as hyperglycemic hormone। अगेन इसका कैसा फंक्शन है? यहाँ पे भी हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो हमें इन दोनों चीजों से ये समझ में आता है कि जो ग्लूकेगॉन होता है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, क्योंकि इसका काम ही यही है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। ग्लूकेगॉन मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। कैसे भी करके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, भले वो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर दे, भले वो ग्लिसरॉल अमीनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, ये दोनों चीजें करके क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन, दैट्स इट। ठीक है, आ गया ना समझ में? यस यस, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड राधा। ठीक है, चलो अब देखो एक और काम क्या करता है, एक और क्या काम क्या करता है? ग्लाइकोजन रिड्यूसेस सेल्यूलर अपटेक एंड utilization of glucose। You have to learn this statement, very important। नीट में बेटा as it is लिखा हुआ आ सकता है, true and false स्टेटमेंट में क्या है? your glycogen your glucagon reduces cellular uptake and utilization of glucose। देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज बैठा हुआ है, और ये है कोई सेल, ये है कोई सेल। अब सेल क्या बोलती है? प्लीज गिव मी ग्लूकोज, तो मैं ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करूँ। ये है सेल है, ये क्या है? सेल है। ये बोलती है प्लीज गिव मी ग्लूकोज, तो मैं ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करूं, मैं सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह परफॉर्म करूंगी। तो जो ग्लूकेगॉन बोलता है नहीं, मैं तुझे ग्लूकोज नहीं दूंगा। ग्लूकेगॉन क्या बोलेगा सेल को? सेल मैं तुझे ग्लूकोज नहीं दूंगा। तो हमने क्या लिखा है? ग्लूकेगॉन रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। सेल में यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को भी इनहिबिट कराएगा कौन? ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या कराएगा? इट रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्लूकेगॉन। हमने 3 फंक्शंस पढ़े हैं। कितने फंक्शंस पढ़े हैं? 3 फंक्शंस वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट फंक्शन क्या था? फर्स्ट फंक्शन वाज ग्लाइकोजिनोलाइसिस,
जिसमें ग्लाइकोजन से बना ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया ग्लूकेगॉन ने। दूसरा ग्लूकेगॉन ने क्या किया, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया इनटू ग्लूकोज, दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी किसने किया, ग्लूकेगॉन ने किया। फिर थर्ड फंक्शन हमने क्या देखा, ग्लूकेगॉन रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को सेल्स में नहीं जाने देगा, क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ब्लड में ही घूमने दे रहा है, बोलेगा ग्लूकोज प्लीज रिमेन इन द ब्लड, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लूकेगॉन। खत्म। हाँ प्रीति, कॉर्टिसोल भी सेम फंक्शन करता है एज योर इन ग्लूकेगॉन, ठीक है। यस अनुश्री, प्रीति करेक्ट, कॉर्टिसोल जैसा फंक्शन कर रहा है, ठीक है। कॉर्टिसोल भी यही करता है ना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज बनाता है, ये भी वही काम कर रहा है। क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो इंसुलिन पढ़ते हैं, इंसुलिन पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट मैं लिखती हूँ इंसुलिन। आज चैप्टर खत्म करना है, पता है ना, बहुत छोटा सा पार्ट बचा है अपना। इसके बाद अपने को पढ़ना है कि कुछ टिश्यूज में से भी हॉर्मोन्स आते हैं, वो पढ़ना है। उसके बाद अपने को पढ़ना है हार्मोन एक्शन, बस खत्म, चैप्टर खत्म। 5 मतलब आई गेस 1 आवर में खत्म हो जाएगा, 11:30 तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा का नहीं है। इंसुलिन, आ जाओ इंसुलिन। इंसुलिन कौन बना रहा है भैया, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लेंगर हैंड्स, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। कौन बना रहा है, नहीं यार बुरा मान जाओगे तुम लोग, अच्छे से लिखने दो, बुरा नहीं मानना, मैं अच्छे से लिख रही हूँ। लैंगर हैंड्स, ठीक है, बिल्कुल इज्जत देके। इंसुलिन कौन बना रहा है, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लेगर हैंड्स, इंसुलिन हार्मोन बना रही है। इंसुलिन क्या है भाई, हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, बोथ योर ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। चलो भैया बन गया, खत्म बात। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन की बात करें तो इट मेंटेन्स ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, ठीक है, क्या करता है, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है, मेंटेन ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। देखो सुनो मेरी बात, ग्लाइकोजन का क्या काम है, सुनना, अभी इंसुलिन समझ में आ जाएगा एक लाइन में। जो हमारा ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। ब्लड वेसल में क्या करेगा, मतलब ब्लड में, ऑब्वियसली ब्लड में क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। और इंसुलिन बोलेगा ग्लूकेगॉन तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ा रहा है यार, ग्लूकोज का और भी काम है, स्टॉप दिस नॉनसेंस, प्लीज ऐसे मत करो यार, तुम पूरे टाइम क्या करते रहते हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते रहते हो, बहुत हो गया तुम्हारा, ग्लूकोज की और ज्यादा जरूरत है, सेल्स में जरूरत है, सेलुलर रेस्पिरेशन होना है, ठीक है। इतना एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो बहुत ब्लड को नुकसान पहुंचेगा, बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। तो इंसुलिन क्या करेगा, जितना भी ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है उसको डिपॉजिट कराता जाएगा, ठीक है, उसको ब्लड से हटा के डिपॉजिट कराता जाएगा। ये फंक्शन है किसका, इंसुलिन का। मतलब इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकेगॉन के साथ मिलके ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर रहा है, मतलब ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करेंगे, ठीक है, मतलब ग्लूकोज होमियोस्टेसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, इंसुलिन का फंक्शन मेंटेन ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। अब कैसे मेंटेन करेगा समझो, एक मिनट पानी पी लूं मैं।
देखो अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, देखो हमारे ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में क्या घूम रहा है, ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन क्या कराएगा बेटा, ध्यान से देखना, इंसुलिन क्या कराएगा, जितना भी ग्लूकोज ब्लड में है, ग्लूकोज ब्लड में है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कराएगा इनटू ग्लाइकोजन। क्या करेगा इंसुलिन, क्या करेगा, जितना भी ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है। अब ब्लड में ग्लूकोज आता कैसे है यार, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खा रहे पी रहे हैं, शुगर खा रहे, मिठाई खा रहे, स्वीट्स खा रहे, आइसक्रीम खा रहे, क्या है इसमें, ग्लूकोज है ना, शुगर है, शुगर हम खा रहे हैं, ब्लड में क्या हो रहा है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है, और दूसरा ग्लूकेगॉन भी बढ़ा रहा है। अब ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है उसको किसमें कन्वर्ट कराएगा, ग्लाइकोजन, विच इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या है, क्या है ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब इंसुलिन बोलेगा यार कभी ऐसा हुआ, कभी हमने फास्ट रख लिया, फॉर एग्जांपल कभी मैंने एक दिन मैंने फास्ट रख लिया, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, तो मेरी बॉडी में तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, मुझे उस दिन कहीं से कहीं तक ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, तब मेरी बॉडी क्या करेगी, ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराएगी इंटू ग्लूकोज। तो ऐसे टाइम पे हमें ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोजन से। इसलिए इंसुलिन बोलता है कि चलो बुरे वक्त के लिए हम ग्लाइकोजन बनाते हैं, इंसुलिन बोलेगा बुरे वक्त के लिए हम ग्लाइकोजन बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का कन्वर्जन करेंगे इनटू ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर करेंगे, लिवर में। इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आ रहा है समझ में। मतलब इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है, ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, एंड इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करेगा। देखो किया ना, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करा दिया, ग्लाइकोजन में, तो अपने आप क्या हो गया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। दिस इज अबाउट योर इंसुलिन, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में तुम्हारे कमेंट्स देखती हूँ, पहले ये खत्म कर लो ये पार्ट। चलो आगे देखो, दूसरा क्या है, दूसरा क्या होगा, ग्लूकोज जो आपके ब्लड में है उसको कन्वर्ट कराएगा इनटू फैट, और ये फैट कहाँ पे डिपॉजिट होता है, एडिपोज टिश्यू पे, एडिपोज टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। पता है तुम लोगों को, ज्यादा शक्कर खाने से क्या होता है, ज्यादा शुगर खाने से क्या होता है, मोटे होते हैं ना, फैट बनता है, पता है कि नहीं पता है। मम्मी डांटती है ना, ज्यादा मीठा मत खाओ मोटे हो जाओगे, मुझे तो स्पेशली मम्मी बहुत डांटती है कि इतना मीठा मत खा मोटी हो जाएगी। मेरी मम्मा को बहुत टेंशन होती है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में जितना ज्यादा ग्लूकोज रहेगा, अगर आप एक्सेस में ग्लूकोज ले रहे हो, एक्सेस में शुगर्स खा रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्स्ट्रा शुगर मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करती है, फैट में कन्वर्ट करती है, और वो फैट कहाँ पे जाके स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। तो दूसरा काम क्या होता है, इंसुलिन का एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू फैट, ठीक है। एक फंक्शन क्या देखा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, दूसरा फंक्शन देखा एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा इनटू फैट। भाई ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने नहीं दे सकता, इसको क्या करना है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना है। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे कन्वर्ट होगा, जब ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू में चला जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी भी क्या हो रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। फिर थर्ड फंक्शन देखो, ये सेकंड, इसको सेकंड नाम दे देती हूँ, थर्ड देखो, थर्ड फंक्शन देखो, इंसुलिन increases cellular uptake of glucose। देखो अपोजिट, वहां पे अपन ने क्या लिखा था, वहां पे लिखा था ग्लूकेगॉन डिक्रीजेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज।
इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन इंक्रीजेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये बैठा इंसुलिन, ये बैठा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या कराएगा, ये ग्लूकोज है, ये प्यारा सा ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है और ये है सेल, ये है सेल। इंसुलिन बोलेगा ग्लूकोज को प्लीज सेल में जाओ, प्लीज सेल में जाओ और सेल की मदद करो। सेल की मदद कैसे करो, ग्लूकोज तुम सेल में जाओ और कराओ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कराओ, सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आप लोगों ने पढ़ा है मुझसे तो आप लोगों को पता है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या बनती है, एटीपी विच इज एनर्जी, ठीक है। तो इंसुलिन, ध्यान से सुनो, इंसुलिन क्या लिखा है, इंसुलिन इंक्रीजेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये इंसुलिन है और ये ग्लूकोज है। इंसुलिन बोलेगा ग्लूकोज प्लीज गो इनटू द सेल, प्लीज गो इनटू द सेल, सेल की मदद करो, ठीक है। सेल का अपटेक बढ़ाएगा ग्लूकोज के लिए, मतलब ग्लूकोज सेल में जाएगा, ग्लूकोज सेल में जाएगा तो अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी। कैसे, ग्लूकोज कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा, एटीपी, एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। शॉर्ट में ये समझ में आया कि इंसुलिन ने क्या किया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम किया। यहाँ पे भी ब्लड में घूम रहा था, ये क्या है, कहाँ पे घूम रहा था, ब्लड में घूम रहा था। इंसुलिन ने आया, बोला चलो साइड हटो, सेल में जाओ, सेल के अंदर जाके तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। Am I visible? मैं सबको दिख रही हूँ? कुछ नेटवर्क इशू हुआ है क्या, बताओ तो सही। मैं दिख रही हूँ ना सब लोगों को, बताओ एक बार, नहीं दिख रही हूँ, ये क्या हो गया। यार ये कैसे हो सकता है, यार ये क्या हो गया। ठीक, चलो दिख गई ना मैं, हाँ ओके ओके ओके, वो पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है, विजिबल है ना, हाँ ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या खत्म होता है अपना इंसुलिन। एक इंसुलिन के बारे में चीज लिखी है एनसीईआरटी में, ग्लूकेगॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। समझो, ध्यान से देखो, हाँ देखो, ग्लूकेगॉन को क्या लिखा था, ग्लूकेगॉन,
इट इज एन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्यों भैया हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, क्यों? बिकॉज it increases blood glucose लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा था, इसलिए ग्लूकेगॉन क्या था? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। यही बात थी ना। अब आ जाओ इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन को एनसीईआरटी बोलती है इट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन मतलब क्यों हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है? बिकॉज इंसुलिन क्या करता है? इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब हमारे ब्लड में क्या करता है इंसुलिन? क्या करता है? इन शॉर्ट हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है ना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है, ग्लूकोज से फैट बना रहा है, ठीक है। सेल्स को बोल रहा है यार ग्लूकोज ले जाओ, सेलुलर रेस्पिरेशन करते जाओ, यही बोल रहा है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, बिकॉज इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, whereas your glucagon is a hyperglycemic hormone because it increases blood glucose level। नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा है। सेल्स को बोल रहा है ग्लूकोज मतलब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने दो, यही बात है ना। क्लियर? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतना सबका हो गया। अब डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ें। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटिस? पढ़े डीएम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी। चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो डायबिटीज मेलाइटिस। आज चैप्टर खत्म होना है। डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं यार, इस पर्सन को डायबिटीज है, इसको डायबिटीज हो गई है, उसको डायबिटीज हो गई है, बोलते हैं ना। या फिर हम बोलते हैं इसको शुगर हो गया है, शुगर भी बोलते हैं इसको शुगर हो गया। पर यहाँ पे हम शुगर नहीं लिखेंगे, वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे? डायबिटीज मेलाइटिस। पर अब जैसे देखो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आएगा, तुम्हें उसकी हिस्ट्री लेनी है, तुम्हें उससे पूछना है कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, तो तुम ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भैया या अंकल आंटी आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, उनको समझ में ही नहीं आएगा। उनको क्या बोलोगे? क्या आपको शक्कर की बीमारी है? तो वो इससे समझेंगे कि शक्कर की बीमारी है ना। ये हम लोग जब पूछते थे ना पेशेंट से, तो आपको शक्कर की बीमारी है क्या, ऐसे पूछते थे, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम नॉर्मली बोलते हैं शुगर हो गई है या फिर डायबिटीज हो गई है, बट इसका जो एक्चुअल नेम है क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस। देखो डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑल अबाउट डिसफंक्शन ऑफ इंसुलिन, डिसफंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का डिसफंक्शन हो जाता है, इंसुलिन। ग्लूकेगॉन नॉर्मल रहेगा। जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो एकदम मस्त तंदुरुस्त एकदम फिट रहेगा। जो भी गड़बड़ी होगी किसके साथ होगी? इंसुलिन के साथ। डिसफंक्शन मतलब गड़बड़, जो भी गड़बड़ होगी किसके साथ होनी है? इंसुलिन के साथ, ठीक है। जो भी गड़बड़ होनी है इंसुलिन के साथ होनी। अब मैं लिखती हूँ डायबिटीज मेलाइटिस की डेफिनेशन। डायबिटीज मेलाइटिस की डेफिनेशन है, it is a metabolic disorder characterized by high blood glucose level. It is a metabolic disorder characterized by increase in level of glucose in blood। ध्यान से सुनेंगे सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हम बात करें हैं डायबिटीज मेलाइटिस की। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है इंसुलिन के साथ। ग्लूकेगॉन नॉर्मल है, जो गड़बड़ हुई है इंसुलिन के साथ हुई है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बोलती है इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज में क्या होता है बेटा?
एक ही चीज याद रखनी है, डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। जिस इंसान के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन बढ़ गया, उसको डायबिटीज मेलाइटस नहीं बोलेंगे। अगर कंसिस्टेंट उसके ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, देन वी विल से कि हाँ उस पर्सन को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, अब डायबिटीज मेलाइटस 2 टाइप की होती है। ठीक है, पढ़े, शक्कर की बीमारी। नेहा बोल रही मैम मतलब जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें ग्लूकोज का ब्लड में लेवल ज्यादा होता है। यस, ज्यादा होता है। देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं नॉर्मल हूँ, तुम लोग नॉर्मल हो, हमको कोई भी डायबिटीज नहीं है, ठीक है, तो हमारे में और दूसरे इंसान में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे कि कैसे डायबिटीज हो रही है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, जैसे मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे में ग्लूकेगॉन भी है प्लस इंसुलिन भी है। ठीक है, ग्लूकेगॉन ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहा है, तो इंसुलिन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ब्लड में होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं ग्लूकोज का। समझो, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, मेरे बॉडी में ग्लूकेगॉन भी है, इंसुलिन भी है। इंसुलिन बिल्कुल मस्त है, यहाँ पे इंसुलिन खराब है। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाता है, इंसुलिन उसको कम कर देता है। मतलब दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। किसका होम्योस्टेसिस, ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इंसुलिन के साथ गड़बड़ी हो रही है। मतलब कि ग्लूकेगॉन तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा पर इंसुलिन कम नहीं कर पाएगा, इसलिए पर्सन के ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है। बिकॉज इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन इस लेवल को कम नहीं कर पा रहा है, तो पर्सन को होती है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो 2 टाइप की डायबिटीज होती है, 2 टाइप की डायबिटीज मेलाइटस होती हैं। हर चीज के 2 टाइप क्यों होते हैं यार, सिंपल से खत्म कर दो ना यार। नहीं, पर इनको 2-2 3-3 टाइप बनाने, हमें कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। दूसरी होगी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एक होगी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी होगी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ध्यान से सुनना, इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। लिखना पड़ेगा मुझे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और जो टाइप 2 रहेगी वो रहेगी NIDDM, विच इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। चलो देखो, सबसे पहले आ जाओ टाइप 1। टाइप 2 के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 के बारे में। ठीक है, सबका कंसंट्रेशन कहाँ पे रहेगा, टाइप 1 पे रहेगा। देखो, डायबिटीज मेलाइटस का पढ़ रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, इसको हम बोलते हैं IDDM, विच इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, इंसुलिन हार्मोन में गड़बड़ होने की वजह से किसी भी इंसान को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है। अब इंसुलिन में कैसे गड़बड़ी आएगी, देखो कॉजेस देखो, what are the causes? Destruction of beta cells। अगर किसी इंसान के शरीर में, किसी इंसान की बॉडी में, ये इंसान है एक, ठीक है, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, अगर इसकी बॉडी की बीटा सेल्स डैमेज हो गई हैं, इसके पास जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, तो क्या इस इंसान की बॉडी में इंसुलिन बनेगा? नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा। ग्लूकेगॉन तो बनेगा, ग्लूकेगॉन बन के क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता जाएगा। बेचारी की बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो गई है, डैमेज हो गई है, तो इंसुलिन नहीं बन रहा, तो होगी ना डायबिटीज। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, मतलब क्या हो रही है, डायबिटीज हो रही है। तो एक कॉज हो गया टाइप 1 डायबिटीज का, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। दूसरा है डीजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स।
बीटा सेल्स एज के साथ साथ डीजनरेट हो गई, डीजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रक्शन का कॉज ये रहता है ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज। डिस्ट्रक्शन का कॉज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीज, जिसमें बॉडी खुद की बीटा सेल्स को मारती जाती है। ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर एज के अकॉर्डिंग डीजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स हो सकता है, या फिर कंजेनाइटल बीटा सेल्स में प्रॉब्लम होती है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर की वजह से बीटा सेल्स के फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जो किस पे डिपेंड होती है? इंसुलिन पे डिपेंड करती है। इंसुलिन बनना इसमें कम हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। क्यों हो रहा है भैया ऐसा? क्योंकि बीटा सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, बीटा सेल्स का डीजनरेशन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है? डीजनरेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बीटा सेल्स का डीजनरेशन या डिस्ट्रक्शन होगा तो इंसुलिन आना बंद हो जाएगा, उस इंसान को बीमारी हो जाएगी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरे टाइप की डिसीज पे, विच इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें इंसुलिन बनता है। टाइप 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है? इंसुलिन बनता है, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है, बीटा सेल्स सुरक्षित है। क्या हो रहा है इसमें? जो इंसुलिन रिसेप्टर है, हमारी बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, उनकी कमी हो जाती है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। लैक ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। इसमें क्या हो रहा है? लिखने दो मुझे पहले। लैक ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, लैक ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, that's why cell are not able to use glucose। देखो ध्यान से, देखो टाइप 2 की बात सुनो। इसमें इंसुलिन बन रहा है, पर क्या हो रहा है इसमें? लैक ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर है। क्या है? लैक ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर क्या करते हैं? ये इंसुलिन का यूज करने में मदद करते हैं। देखो ये एक सेल है, सेल के ऊपर क्या होते हैं? इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे तभी तो आपकी सेल इंसुलिन का यूज करेगी, और इंसुलिन का यूज करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करेगी। अगर ये रिसेप्टर ही नहीं हुए तो इंसुलिन एक्शन कैसे करेगी? ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इंसुलिन तो बनता है पर आपके पास लैक ऑफ क्या हो जाता है? इंसुलिन रिसेप्टर। आपकी बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर का लैकिंग हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है, बॉडी ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाती है। आ रहा है समझ में? बोलो। दिस इज डिफरेंट। नीट में पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। बोलो, समझ में आया? अब एक और पॉइंट सुनो। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो 40 साल से पहले हो जाती है, बिफोर 40 ईयर्स हो जाती है, बिफोर 40 ईयर्स। ठीक है, बिफोर 40 ईयर्स हो जाती है। और जो टाइप 2 होती है वो आफ्टर 40 ईयर्स होती है, आफ्टर 40 ईयर्स। मतलब जिनको भी 40 साल के बाद डायबिटीज होती है वो होती है टाइप 2 टाइप की, और जिनको 40 से पहले हो जाती है वो टाइप 1 टाइप की होती है। क्लियर है? बोलो, फिर से समझाऊं क्या एक बार? टेल मी, फिर से समझाना है क्या एक बार? बोलो, नहीं आया क्या समझ में डायबिटीज? यार अगर मैं चाहती तो मैं बस वो पहली वाली स्लाइड पढ़ा के खत्म कर सकती हूँ डायबिटीज, ये वाला।
कि वो इतना एनसीईआरटी में भी इतना ही दे रखा है, बट आई वांट कि इन केस यार अगर नीट में कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये जनरली बुक्स में दिया हुआ रहता है रेफरेंसेस एंड ऑल में, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। बस इतनी सी चीज याद रखनी है बेटा, इतनी सी चीज याद रखनी है कि टाइप 1 में क्या होगा, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना बंद कर देंगी। टाइप 1 में बीटा सेल्स डैमेज होगी, इंसुलिन नहीं बन पाएगा। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होगा, इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है, इंसुलिन मस्त तरीके से बन रहा है, पर इंसुलिन के रिसेप्टर्स ही नहीं है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स डैमेज हो चुके हैं। अब अगर इंसुलिन के रिसेप्टर्स ही डैमेज हो जाएंगे तो इंसुलिन होके भी अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम नहीं कर पाएगा। दैट्स इट, बस इतना याद रखना है। ये 40 से पहले हो जाती है, ये 40 साल के बाद होती है, और क्या है, और तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं क्योंकि इंसुलिन पे डिपेंड करती है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें इंसुलिन तो बनता है पर हमारे पास रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, आ गया ना समझ? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो यार, चलो 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम है, नोट कर लो, फटाफट से हाथ चलाओ। जूम कर दूं क्या? पहले ये नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, जूम कर दिया है। Which is, Swastika asking, which is more dangerous? Which is more dangerous? So answer is type 2 diabetes mellitus is more dangerous than type 1. ठीक है, टाइप 2 कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो अब एक चीज और पढ़ लो, बस एक चीज और पढ़ लो। हम देखो कैसे टेस्ट कर सकते हैं किसी को डायबिटीज है कि नहीं है। चलो हटाती हूँ मैं इसको, देख लेना, नहीं तो नोट्स टेलीग्राम पे आई, और टेलीग्राम पे नहीं, धुरीना की साइट पे आ जाते हैं, ऐप पे आ जाते हैं। देखो समझो, हम टेस्ट कैसे करेंगे कि इस पर्सन को डायबिटीज है कि नहीं है। या तो उसका ब्लड टेस्ट कर लो, ब्लड टेस्ट कर लो, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट कर लेंगे, ब्लड टेस्ट में पता चल जाती है। ठीक है, ब्लड निकाला, ब्लड में देखा नॉर्मल कितना ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में, एक नॉर्मल इंसान के ब्लड में जिसको डायबिटीज नहीं है, व्हाट इज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, 100 to 125 mg पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल वैल्यू होती है कि नहीं होती है ग्लूकोज की एक नॉर्मल इंसान में जिसको डायबिटीज नहीं है। पर जिस इंसान को डायबिटीज है उसकी जो ग्लूकोज की वैल्यू है, ग्लूकोज वैल्यू है वो कितनी आएगी, अराउंड 300 to 325 या मोर देन 300, मुझे मोर देन 300 लिखना चाहिए। मोर देन 300 mg पर डेसीलीटर आ रही है किसी पर्सन की कंसिस्टेंट ग्लूकोज की लेवल, तो हम बोलेंगे उसको डायबिटीज मेलाइटस है। तो हमने ब्लड टेस्ट करके पता लगा लिया। ठीक है, यस और नो, क्लियर है? उसके बाद देखो, एक तो ब्लड टेस्ट से पता लगता है, दूसरा यूरिन टेस्ट से पता लगता है। यूरिन टेस्ट से कैसे पता लगेगा, अगर कोई इंसान नॉर्मल है, अगर कोई इंसान नॉर्मल है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज कभी नहीं आएगा।
अगर कोई पर्सन नॉर्मल है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज कभी भी नहीं रिलीज होगा, कभी ग्लूकोज पास आउट नहीं होता है। क्यों पास आउट नहीं होता है, समझो ध्यान से। ये क्या है, हमारी रीनल टिब्यूल है ना। रीनल टिब्यूल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बॉडी क्या करती है, जितना भी ग्लूकोज है फिल्ट्रेट में, जितना भी ग्लूकोज है उसको रीअब्जॉर्प्शन कर देती है, वापस से ब्लड में भेज देती है, यूरिन में रिलीज नहीं होने देती। यहाँ पे यूरिन बनता है ना, यूरिन में रिलीज नहीं होने देती है, ठीक है। अब देखो, जिस पर्सन को डायबिटीज है, मतलब उसके ब्लड में ग्लूकोज भर भर के है भाई, भर भर के है, कम ही नहीं हो रहा है। अब भर भर के ग्लूकोज कहाँ जाएगा, रीनल टिब्यूल में जाएगा। भर भर के ब्लड में है तो ब्लड की चीजें तो रीनल टिब्यूल में जाती है, यहाँ पे भी ढेर सारा हो गया। अब बॉडी कितना ग्लूकोज अब्सॉर्ब करेगी यार, इतना ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो जो बचा कुचा ग्लूकोज है वो कहाँ रिलीज होने लगेगा, यूरिन में। तो हम यूरिन टेस्ट लगा के भी पता लगा सकते हैं कि पर्सन को डायबिटीज है कि नहीं है। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है मतलब पर्सन को डायबिटीज है। और यूरिन में ग्लूकोज फॉर्म करता है कीटोन बॉडीज, एनसीईआरटी में मेंशन है कीटोन बॉडीज। एक चीज देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज ग्लूकोयूरिया। क्या बोलते हैं, ग्लूकोयूरिया। क्या स्पेलिंग लिख रही हूं मैं, ग्लूकोज यूरिया, ठीक है, ग्लूकोज यूरिया बोलते हैं, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अब ग्लूकोज यूरिया इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ध्यान से समझो सब लोग। अगर किसी इंसान को डायबिटीज है मतलब उसके यूरिन में क्या आएगी, ग्लूकोज आएगी, मतलब बोलेंगे उसको क्या है, ग्लूकोज यूरिया। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज ग्लूकोज यूरिया। अब ये जो ग्लूकोज है यूरिन में किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कीटोन बॉडीज में, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज है तो वो यूरिन में ग्लूकोज क्या बनेगी, कीटोन बॉडी। एट लास्ट क्या बनाएगा, ग्लूकोज यूरिन में कीटोन बॉडीज बनाता है। लिख लो एनसीईआरटी में हिंदी में, अगर किसी भी इंसान के यूरिन में ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज बनेगा इनटू कीटोन बॉडीज, ग्लूकोज बन जाएगा इनटू कीटोन बॉडीज। मतलब अगर किसी इंसान के यूरिन में कीटोन बॉडीज है मतलब उसको क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे अपना डायबिटीज खत्म हो जाता है। देखो मेरे नोट्स, कमेंट्स ही गायब हो गए। चलो फटाफट से बोलो, हो गया, समझ में आ गया सबको? कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। किसी को एनसीईआरटी दिख रही है क्या यहाँ पे? मुझे दिख गई। यार एनसीईआरटी में चीजें इतनी छोटी लिखी रहती है पर उनको पढ़ने जाओ तो कितना टाइम लग जाता है। ये देखो पैनक्रियाज अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पढ़ के देखना, ऐसा कुछ ऐसी एक लाइन नहीं है जो तुम लोग को समझ में नहीं आएगी, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई है, ठीक है। अब इतना तो आप लोग कर सकते हो ना कि खुद से पढ़ सकते हो, इतना तो हो जाएगा ना आप लोगों से। बस इतना छोटा सा दिया हुआ है। देखो ये लाइन देख लो क्या लिखी है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। अगर किसी पर्सन के ब्लड में कंटिन्यूअस काफी टाइम तक 2-3 महीने तक
ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, वो दिन में 2 बार टेस्ट करता है, 2 बार हाई आता है, वो 4 महीने से कंटिन्यू दिन में 2 बार टेस्ट कर रहा है और उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, मतलब उसको क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यूरिन में किसका लॉस होगा, ग्लूकोज का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और यूरिन में एक हार्मफुल कंपाउंड बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, कीटोन बॉडीज। जिसको डायबिटीज है उसके यूरिन में क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज, और क्या बनेंगे, एक हार्मफुल बॉडी बनेंगी उससे, कीटोन बॉडीज। डायबिटीज पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। भाई जिसको डायबिटीज है, जिसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन दे दो उसको, खत्म, इंसुलिन देके खत्म कर देंगे। ठीक है, वो जब अपन पढ़ेंगे ना बायोटेक, तब अपन पढ़ेंगे कि इंसुलिन कैसे बनता है। देखो बायोटेक के अपने को 2 चैप्टर्स दिए, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। तो उसमें ऐसा मुझे जो कोर्स में दिया है, मुझे सेकंड चैप्टर दिया है और सर को फर्स्ट चैप्टर दिया है। ठीक है, तो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगी कि इंसुलिन कैसे बनता है, आर्टिफिशियली इंसुलिन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अपन बायोटेक तभी स्टार्ट करेंगे जब तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होगा बायोटेक का, सेकंड वाला क्योंकि फर्स्ट से पूरा रिलेटेड है। ठीक है, तभी अपन फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब कल मैं देखती हूँ मुझे क्या स्टार्ट करना है, एक बार मैं देखूंगी क्या क्या पार्ट है मेरा, उस हिसाब से मैसेज कर दूंगी मैं तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि कल से वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। ठीक है यार, टेस्ट पढ़ लिया है अपन ने। हाँ, अब आ जाओ हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा पैराग्राफ पढ़ा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन। ज्योत्सना इज सेइंग मैम आप दोनों पढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं एक बार बात करती हूँ, है ना, अगर कुछ चेंजेस हुए तो फिर कर लेंगे। चलो आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है, लिखो ना कमेंट में, जल्दी से लिखो सब लोग, नाम क्या है फर्स्ट चैप्टर का। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना। चैप्टर के नाम भी याद नहीं हो रहे यहाँ पे। मैम आप सर से फर्स्ट चैप्टर एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं ना, कुछ होगा तो, नहीं तो अपन ऐसा करेंगे कि दोनों चैप्टर, आई वांट कि दोनों चैप्टर ना कोई एक ही टीचर पढ़ाए। एक एक चैप्टर अलग अलग टीचर पढ़ाएगा ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं बात करूंगी इसके लिए। ठीक है, कि या तो दोनों चैप्टर मैं पढ़ा दूं या दोनों चैप्टर सर पढ़ा दे। अगर आधे आधे पढ़ाएंगे ना तो तुम्हारे दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी। ओके मुमताज, ओके मैं बात करती हूँ, है ना, करा दूंगी मैं, दोनों करा दूंगी मैं। Biotech principle and processes. First chapter is biotech principle and processes and second is biotechnology application. ठीक है, एप्लीकेशन वाला मेरा है। चलो बेटा, कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय एसिड। ठीक है, कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय एसिड। हाँ चलो, अब हाँ ये वाली चीज देख लो। ठीक है ठीक है ज्योत्सना, मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी, पढ़ा दूंगी मैं। चलो आ जाओ इधर पे देखो, हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब मेरी बात सुनो, क्या हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड है? नो, हार्ट इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या किडनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है? नो, किडनी इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
नहीं है, बट स्टिल दे आर सीक्रेटिंग सम हॉर्मोन्स। वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, फिर भी उनसे कुछ हॉर्मोन्स आते हैं। तो अपने को पढ़ना है भाई कौन कौन से हॉर्मोन्स आते हैं। जैसे मैं एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, पर मैं फिर भी हॉर्मोन्स बना रही हूँ। तो इस वाले टॉपिक में ये देखना है कि नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हॉर्मोन्स आते हैं। चलो आ जाओ, देखो एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे ये। You know, now you know about the endocrine glands and their hormones. However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine glands. ठीक है, ये बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रही है कि हार्मोन ऐसे टिश्यू से भी आते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, स्टिल हार्ट इज सीक्रेटिंग सम हॉर्मोन्स। अश्मिता, जेनेटिक्स मेरा पार्ट नहीं है, जेनेटिक्स नहीं है यार मेरा पार्ट, जेनेटिक्स मेरे पास नहीं है, बस रिप्रोडक्शन है और बायोटेक है और इकोसिस्टम है। यस, क्या बोल रही थी मैं? हाँ चलो देखो, दिख रही हूँ ना मैं, नेटवर्क तो नहीं है, बीच में गए थे आई गेस 1 सेकेंड के लिए, यहाँ पे कुछ आवाज आई थी। मुझे पता है टेक्नोलॉजी मतलब ये कंप्यूटर एंड ऑल सब कुछ भी सेटअप करना नहीं आते, जरा सी भी प्रॉब्लम होती है ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि अब क्या करूँ। चलो देखो यार, अभी बाद में बात करते हैं, अब पहले समझते हैं क्या बोला था मैंने। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एंडोक्राइन नहीं होते पर फिर भी उनसे हॉर्मोन्स आते हैं। सबसे पहले बात हो रही है हार्ट की। फॉर एग्जाम्पल, द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सीक्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF। हमारा हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर है, ऊपर के 2 एट्रिया, नीचे के 2 वेंट्रिकल्स। जो ऊपर के 2 एट्रिया हैं, जो ऊपर के 2 एट्रिया हैं, उनकी जो वॉल्स हैं मतलब उनकी जो दीवारें हैं, उनसे एक हार्मोन आता है, उसको बोलते हैं ANF, दैट इज एट्रियो नाट्रियूरेटिक फैक्टर, which decreases blood pressure. When blood pressure is raised, ANF is secreted, which causes dilation of blood vessels. This reduces the blood pressure. नहीं आया समझ में? नहीं आया ना समझ में? चलो आ जाओ समझ लेते हैं, मुझे पता है नहीं आएगा समझ में। ये हार्ट है, ये हार्ट है ना। अपर के 2 अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज एट्रिया, अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज एट्रिया। अब जो एट्रिया की वॉल्स हैं, एट्रिया की वॉल्स हैं, ये जो एट्रिया की वॉल्स है, इससे एक हार्मोन आता है जिसको हम बोलते हैं ANF। क्या बोलते हैं? ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। यू हैव टू लर्न द नेम। जो एट्रिया की वॉल्स है उससे एक हार्मोन आ रहा है ANF। ANF के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है। कैसे कम करता है? देखो कैसे कम करता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जब ये कंस्ट्रिक्ट होती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती है मतलब सिकुड़ जाती हैं। कोई भी चीज सिकुड़ेगी तो उसके अंदर से जो भी चीज जाएगी उसका प्रेशर हाई होगा ना। अगर जो कोई चीज सिकुड़ जाएगी मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ये ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है ये क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड वेसल को क्या कर देता है? डायलेट। कॉन्स्ट्रिक्टेड वेसल को क्या कर देता है? डायलेट। डायलेट करेगा तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कहाँ से आएगा? एट्रिया की वॉल से आएगा। आ गया। अब इसका फंक्शन क्या है? ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ब्लड प्रेशर को कम कैसे करेगा? अगर कोई ब्लड वेसल है वो नैरो हो चुकी है मतलब कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है, मतलब इसका ब्लड प्रेशर क्या है? इधर ब्लड प्रेशर हाई है। अब ANF आ गया, ANF ने इसके ऊपर काम किया और क्या किया? ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया, मतलब फुला दिया। डायलेट कर देगा तो अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इससे ये क्या करता है? BP रिड्यूस कर देता है। इजी, कोई दिक्कत? चलो ये ANF की बात हो गई। दूसरा आ जाओ। The juxtaglomerular cells of kidney produce a peptide hormone called erythropoietin which stimulates erythropoiesis formation of RBC। Very important, नीट में बहुत बार क्वेश्चन बना है इससे।
The juxtaglomerular cells of kidney produce a peptide hormone erythropoietin which stimulates erythropoiesis. देखो, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है हमारे पास, किडनीज में नेफ्रॉन होता है। जब हम किडनी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, वहां पे भी ये चीज पढ़नी है। ये नेफ्रॉन है, मैंने बहुत बार बनाया है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं जेजी सेल्स। क्या बोलते हैं? जेजी सेल्स। यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, उनको नाम है जेजी सेल्स, ठीक है। ये जेजी सेल से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है इरेथ्रोपोएटिन। इरेथ्रोपोएटिन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बढ़ा देता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। कौन सा हार्मोन? इरेथ्रोपोएटिन। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। क्या लिखा है? द जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, the JG cells of kidney produce peptide hormone called erythropoietin which stimulates erythropoiesis. What is erythropoiesis? Formation of RBC. Poiesis मतलब formation, erythro मतलब RBC, poiesis मतलब formation, ठीक है। तो जो तुम्हारा हार्मोन है इरेथ्रोपोएटिन, वो क्या करेगा? इरेथ्रोपोiesis, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हार्मोन का नाम है इरेथ्रोपोएटिन। कहाँ से आता है? जेजी सेल से आता है, जो कि आपके नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती हैं। आगे देखो, अब ये वाला जो पार्ट है ना यार, मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? एक एक हार्मोन, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये पूरा डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं। यस और नो? मैंने चार्ट बनवाया है इसका, किसी को याद हो तो। क्या बोल रहे हो तुम लोग? चलो अब तुम्हारी बात सुनती हूँ मैं 2 मिनट। राधा, वाई मैम? मैम आप जेनेटिक्स करा दो। भैया इकोलॉजी करा देंगे प्लीज मैम। दी जेनेटिक्स हमें आपसे ही पढ़ना है, प्लीज आप ही पढ़ा देना। ठीक है, मैं बात करती हूँ, डोंट वरी, मैं बात करूंगी, है ना, टीम से, एंड आई विल लेट यू नो, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, बोलो। ये मैं फिर से पढ़ाऊं कि तुम लोग को आता है? ये तो कमेंट्स पता नहीं क्यों बार बार गायब हो जाते, आते ही नहीं है। चलो अभी आ रहे हैं, अभी बोलो। ये मैं फिर से पढ़ाऊं कि याद है तुम लोगों को? मेरे पास इसके नोट्स भी हैं जो मैंने तुम्हें पढ़ाए थे। दिखाऊं क्या? दिखेंगे नहीं वैसे इस पे। बोल दो यार, तुम लोग ही बोलोगे। इसको फिर से पढ़ाऊं कि तुम्हें याद है डाइजेस्टिव सिस्टम का? आता है ना? चलो, हाँ अब मैं, ओके, एडिसन डिसीज अब मैं, यस पढ़ानी है मेरे को। चलो, नहीं पढ़ा रही हूँ, पर 1-2 बच्चे बोले मैम शॉर्ट में बता दो, तो सुन लो। कुछ नहीं, इधर देखो, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विद इन 2 मिनट्स। एक हार्मोन होता है, फर्स्ट हार्मोन जो हम पढ़ेंगे वो है गैस्ट्रिन। रिवाइज कर लो तुम लोग भी, तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा तुम्हें कितना याद है कितना नहीं है। एक हार्मोन है गैस्ट्रिन। कहाँ से आता है भैया? आता है स्टमक से। कहाँ से आता है? स्टमक में। स्टमक में कौन सी सेल होती है? स्टमक में होती है जी सेल्स। स्टमक में होती है जी सेल्स। हार्मोन इज गैस्ट्रिन। कहाँ से आएगा? स्टमक में। स्टमक में होती है जी सेल। ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कराएगा? गैस्ट्रिक जूस का सीक्रीशन कराएगा। गैस्ट्रिक जूस का क्या कराएगा? सीक्रीशन कराएगा। इट विल इंक्रीज द सीक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सेकेंड हार्मोन है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन से ध्यान आया, दिस इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी, इट वाज द फर्स्ट हार्मोन व्हिच वाज डिस्कवर्ड एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टार्लिंग, ठीक है। ये कहाँ से आता है? ये आता है ड्यूडेनम से। डियोडेनम। डियोडेनम में कौन सी सेल्स होती हैं? एस सेल्स होती हैं जो ये हार्मोन बनाती हैं। ड्यूडेनम में कौन सी सेल्स होती हैं? एस सेल्स होती है जो ये हार्मोन बनाती हैं। एंड योर
and your secretin acts on pancreas and liver. ये एक्ट करता है पैनक्रियाज एंड लिवर पे और स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल. ठीक है. फिर थर्ड हार्मोन जो दे रखा है दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK. थर्ड हार्मोन गिवन इज कोलिसिस्टोकाइनिन विच अगेन कम्स फ्रॉम डिओडेनम. आई सेल्स बनाती है, ड्यूडेनम की आई सेल्स बनाती हैं. और कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, सॉरी जल्दी में मैंने ये उल्टा कर दिया, सॉरी बोलना चाहिए ना मैम. सीक्रेटिन क्या करता है, पैनक्रियाज से इट एक्ट्स ऑन पैनक्रियाज एंड ये पैनक्रियाज से वाटर एंड बाइकार्बोनेट का सीक्रीशन कराते हैं. CCK पैनक्रियाज पे एक्ट करता है और लिवर पे एक्ट करता है. वहां से किसका सीक्रीशन कराएगा, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल. फिर फोर्थ लास्ट है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ये आता है और K सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम. ये क्या करता है, गैस्ट्रिक सीक्रीशन को इनहिबिट करता है. गैस्ट्रिक जूस सीक्रीशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है. मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको बहुत अच्छे से एंड आई डोंट वांट कि मैं इसको रिपीट करूं. ठीक है, चलो याद है ना सबको. आई डोंट थिंक मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत है क्योंकि अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं. गैस्ट्रिन हार्मोन है. ठीक है, कहाँ से आएगा, स्टमक की G सेल्स में से गैस्ट्रिक जूस का सीक्रीशन स्टिमुलेट करेगा. सीक्रेटिन हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड बाय स्टार्लिंग्स, कहाँ से आता है, ड्यूडेनम की S सेल्स से. क्या कराता है, पैनक्रियाज में से वाटर एंड बाइकार्बोनेट का सीक्रीशन स्टिमुलेट कराएगा. CCK इज कोलिसिस्टोकाइनिन कम्स फ्रॉम ड्यूडेनम. ड्यूडेनम में होती है आई सेल्स, वहां से आते हैं और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से बाइल जूस का सीक्रीशन स्टिमुलेट कराता है. नेक्स्ट देखो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड K सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम से आता है, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रीशन इनहिबिट कराएगा. बस खत्म, नो मोर डिस्कशन. इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कम टू मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. ये पढ़ाने के लिए मुझे अगेन एक ब्लैंक स्लाइड पे आना पड़ेगा. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. कितना टाइम बचा है अपने पास, we have 15 minutes to cover this topic, only 15 minutes. मैकेनिज्म और हो जाएगा 15 मिनट्स में. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. ठीक है, चलो एक हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसका नाम है FSH. देखो समझो, एक हार्मोन आ रहा है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से. एक नहीं भाई 10 हार्मोन आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से. अब ये हार्मोन को अपना टारगेट ऑर्गन पता है. फॉर एग्जाम्पल मैं FSH हूँ, आई एम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मुझे पता है मुझे ओवरीज के पास जाना है, ओवरीज की ग्रोथ करानी है, मुझे ओवरीज की ग्रोथ करानी है. मतलब ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन फॉलिकल. आई एम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कराता है, किसके पास जाता है, ओवरीज के पास जाता है कि नहीं जाता है, बोलो. वेट अ मिनट, क्या कर रही हो यार. एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल.
ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अब ये ओवेरियन फॉलिकल है कहाँ पे, ये ओवेरियन फॉलिकल है कहाँ पे, दिस इज अ ओवेरियन फॉलिकल, ये है कहाँ पे, ओवरी पे है ना, ओवरी के अंदर है। तो FSH को कहाँ जाना है, ओवरी के अंदर जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? हर एक हार्मोन का एक टारगेट ऑर्गन होता है। फॉर एग्जाम्पल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH को कहाँ पे जाना है, इसको जाना है थायराइड के पास, थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज कराना है, थायराइड हार्मोन विच इज योर थायरॉक्सिन T4 एंड T3। अब ये TSH ब्लड में घूम रहा है, TSH रिलीज कहाँ हो रहा है, ब्लड में रिलीज हो रहा है। अब ये थायराइड ग्लैंड को कैसे ढूंढेगा, FSH ब्लड में रिलीज हो रहा है, ये ओवरी को कैसे ढूंढेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जितने भी हार्मोन से कहाँ रिलीज कर रही है, ब्लड में। अब ब्लड से उन हार्मोन्स को अपने टारगेट ऑर्गन्स पे जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ अभी स्टूडियो में हूँ, मुझे कहाँ जाना है, स्टूडियो से घर जाना है, ठीक है। अब मैं तो मैं रोड पे निकलूंगी ना, मुझे मेरा घर ढूंढना है। सेम ये हार्मोन्स है, ये निकल रहे हैं, ब्लड में आ रहे हैं, इनको अपना टारगेट ऑर्गन ढूंढना है। अब ये अपना टारगेट ऑर्गन कैसे ढूंढेंगे, ऑल हार्मोन्स, ऑल द पिट्यूटरी हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। अब ये ब्लड में आ गए, बेचारे परेशान हो रहे, कहाँ जाए कहाँ जा रहा है। FSH बोल रहा है वेयर इज द ओवरी, TSH बोल रहा है वेयर इज द थायराइड। इनको अपना घर ढूंढना है। ये घर कैसे ढूंढेंगे, देखो ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, ये है FSH। सबसे पहले FSH अपना घर ढूंढेगा। इसको ये पता है मेरा घर है ओवरी, मेरा घर क्या है, ओवरी, ओवरी। अब FSH का एक स्ट्रक्चर है, दिस इज FSH, ये ट्रायंगल क्या है, FSH। अब ओवरी क्या बोलेगी, मैं FSH को मेरे पास आना है, ओवरी इज द होम ऑफ FSH। FSH अपने घर कैसे पहुंचेगा, ओवरी एक रिसेप्टर लगा के रखेगी। क्या लगा के रखेगी, रिसेप्टर, जो सिर्फ किसको आने देंगे, FSH को आने देंगे। देखो वो रिसेप्टर कैसे होंगे, एक ऐसा रिसेप्टर लगा के रखेगी, कौन, ओवरी। ओवरी ने एक ऐसा रिसेप्टर लगा के रखा है, ठीक है। अब देखो FSH कैसा है, ऐसा इन्वर्टेड ट्रायंगल है, और रिसेप्टर कैसा है ओवरी का, आई डोंट नो व्हाट इज द शेप, बट ऐसा है। FSH यहाँ पे फिट हो जाएगा, यस। तो FSH पूरे ब्लड में जाएगा, और जहां पे भी उसको खुद का रिसेप्टर दिखेगा, कहाँ प्रेजेंट होगा FSH का रिसेप्टर, डेफिनेटली ओवरी पे ही होगा। दिस इज FSH रिसेप्टर, FSH रिसेप्टर। तो FSH बोलेगा ओ माय गॉड, यहाँ पे मेरा रिसेप्टर है, ओवरी के ऊपर मेरा रिसेप्टर, और मैं यहाँ पे जाके बैठ सकता हूँ। तो FSH आ जाएगा एंड इट विल सिट ऑन योर रिसेप्टर। क्या बन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, हार्मोन, दिस इज हार्मोन, ग्रीन वाला हार्मोन, और येलो वाला क्या है, रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। पहचान लिया हार्मोन ने अपने टारगेट ऑर्गन को, यस कि नहीं। अब बताओ अगर यहाँ पे TSH आता, TSH कैसा है, इट इज ऑफ सर्कल, ऐसा सर्कल से डिनोट कर रहे हैं। क्या ये रिसेप्टर पे बैठ पाता, ये जाएगा, कोशिश करेगा, पर ये बैठ ही नहीं पाएगा, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आगे की चीजें होंगी ही नहीं। चलो ये कोशिश कर रहा है, ये FSH देखो, ये क्या है, FSH का रिसेप्टर है, दिस इज FSH रिसेप्टर। TSH ने बोला कि क्या ये मेरा घर तो नहीं है, क्या ये थायराइड तो नहीं है, तो ये आके बैठा, ये आके बैठा, पर ये यहाँ पे फिट हो पाया कि नहीं हो पाया। मतलब TSH को पता पड़ेगा दिस इज नॉट माई होम, और ये थायराइड के पास जाएगा। अब देखो ये थायराइड के पास जा रहा है, कैसे बनाऊं थायराइड, चलो दिस इज योर थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड के लिए रिसेप्टर है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पास किसके लिए रिसेप्टर है, TSH के लिए रिसेप्टर बना देते हैं, ऐसा रिसेप्टर है। अब TSH आएगा, घूमते घूमते थायराइड ग्लैंड के पास पहुंच गया, इस पे बैठने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा वाओ मैं फिट आ गया, और ये जैसे इस पे आएगा हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन होगी, और क्या बन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स,
HR कॉम्प्लेक्स और पूरी प्रोसेस होने लगेगी। तो समझ में आया, जितने भी हार्मोन्स ब्लड में रिलीज होते हैं वो अपना टारगेट हार्मोन, टारगेट ऑर्गन कैसे ढूंढते हैं, जहां उनको अपने रिसेप्टर मिल जाते हैं, वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं और क्या बन जाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन को एक्शन करने के लिए टारगेट ऑर्गन ढूंढना है। टारगेट ऑर्गन कैसे मिलेगा, जब उसको रिसेप्टर मिलेंगे और वो फिट हो जाएगा रिसेप्टर पे। चलो, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रही है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के लिए। देखो, हार्मोन प्रोड्यूस their effect on target tissue by binding to the specific protein called hormone receptor। क्लियर है, हार्मोन अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, किस पे प्रोड्यूस करेंगे, टारगेट ऑर्गन पे। टारगेट ऑर्गन पे क्या प्रेजेंट होगा, एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर, लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। ये रिसेप्टर बॉडी में कहीं भी लोकेटेड नहीं होगा, बट वो ऑर्गन पे ही रिपोर्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखो, hormone receptor present on the cell membrane of the target cells are called membrane bounded receptor, and the receptor present inside the target cell are called intracellular receptor. Mostly nuclear receptor present in the nucleus. Binding of the hormone to its receptor leads to formation of hormone receptor complex। हमने देख लिया hormone receptor complex बन गया। Each receptor is specific to one hormone only and hence receptor are specific. Hormone receptor complex formation leads to certain biochemical changes in the target tissue। चलो एक बार और देख लो, अपनी स्लाइड कहाँ गई, ये देखो, एनसीईआरटी बोल रही है जो रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जो सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे इंटरसेलुलर रिसेप्टर। Receptor present on the cell membrane are known as membrane receptor. The receptor which are present inside the cell are known as intercellular receptors। क्लियर है, बोलो आया समझ में, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, ये समझ में आ गया ना। हार्मोन अपना रिसेप्टर कैसे पहचानेगा, हार्मोन अपना रिसेप्टर कैसे पहचानेगा, जहां वो फिट होगा वैसे ही पहचानेगा। है ना, देखा ना कैसे पहचाना, ये आ गया। आगे बढ़े, पूरा एक्शन समझना है। अभी सिर्फ अपन ने HR कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। आगे पढ़े, नहीं आया तो बोल दो। आ गया ना। अब देखो अपने पास 3 टाइप्स के हार्मोन है। चलो देखो अपने पास कितने टाइप्स के हार्मोन है, 3 टाइप्स के हार्मोन है। अच्छे से समझना, देखो मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से सुनो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वी हैव मच टाइम, ठीक है, ध्यान से सुनो, बट मुझे चैप्टर कंप्लीट कराना है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। एक है स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। तीसरे हैं हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं, जो हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के बने हैं, लिपिड के बने हैं, उनको हमने बोला है स्टेरॉइड हार्मोन। जो हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के बने हैं, लिपिड्स के बने हैं, उनको हमने नाम दिया है स्टेरॉइड हार्मोन। एनसीईआरटी में हर हार्मोन के आगे लिखा है ये स्टेरॉइड हार्मोन है कि प्रोटीन हार्मोन है कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, सब लिखा है एनसीईआरटी में। स्टेरॉइड हार्मोन कैसे हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो वो स्टेरॉइड हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल के बने हैं एंड लिपिड के बने हैं। कौन कौन से हैं जरा नाम देखते हैं। योर ईस्ट्रोजन and progesterone and your testosterone
टेस्टोस्टेरोन, ये सब क्या है आपके स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, जितने भी हार्मोन गोनाड्स से आ रहे हैं सब कैसे हार्मोन्स हैं, दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन्स। अगर हम बात करें प्रोटीन, जो हार्मोन प्रोटीन के बने, कौन कौन से भैया प्रोटीन के हार्मोन, प्रोटीन के हार्मोन है, और अभी पढ़ा अपन ने इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से मैक्सिमम आने वाले हार्मोन कैसे हैं, प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन नेचर है उनका। अब डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड हमने एक ही हार्मोन पढ़ा है विच इज थायराइड हार्मोन। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ गई। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो, एक और स्लाइड लेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टेरॉइड हार्मोन, ध्यान से देखना। मैंने 3 हार्मोन पढ़ाए हैं, एक पढ़ाया मैंने स्टेरॉइड हार्मोन, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ये कैसे होते हैं, लिपिड सल्यूबल, दीज आर लिपिड सल्यूबल। कैसे हैं, लिपिड सल्यूबल, मतलब फैट सल्यूबल है। कैसे हार्मोन्स हैं, फैट सल्यूबल। और दूसरा हमने यहाँ पे लिखा था इसका दुश्मन प्रोटीन हार्मोन, कोई दुश्मन नहीं है, जस्ट बता रही हूँ, दोनों अलग अलग है। प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन कैसा होता है, फैट इनसल्यूबल। कैसा है, फैट इनसल्यूबल है। इनसल्यूबल मतलब वाटर सल्यूबल है, फैट इनसल्यूबल मतलब वाटर सल्यूबल है, वाटर सल्यूबल है। ठीक है, अब क्या है, जो भी हार्मोन है उसको अपने टारगेट ऑर्गन के अंदर जाना है। जो भी हार्मोन है उसको एक्शन करने के लिए ग्लैंड के अंदर जाना है। फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको थायराइड में जाना है, डेफिनेटली जाना है ना, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, समझो, एक मेम्ब्रेन बना देती हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम हार्मोन एक्शन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हार्मोन एक्शन। ध्यान से देखो, हम हार्मोन एक्शन पढ़ रहे हैं। हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं जो कैसे हैं, लिपिड सल्यूबल मतलब फैट सल्यूबल। प्रोटीन हार्मोन है जो फैट इनसल्यूबल है। अब इन दोनों हार्मोन को कहाँ जाना रहता है, ऑर्गन के अंदर ही जाना है ना, ऑर्गन के अंदर ही जाना है। तो ये मेरा कोई भी ऑर्गन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इंसानों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो होती नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड्स की। किसकी बनी है, लिपिड्स की। ठीक है भैया, लिपिड्स की बनी है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो, ये बोलेगा ओ स्टेरॉइड हार्मोन एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स वी आर लिपिड सल्यूबल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी है। चलो भाई अंदर घुसते हैं। ये हार्मोन्स कहाँ चले जाएंगे, फटाफट अंदर चले जाएंगे। दे विल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे विल गो इनसाइड। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, इनसाइड पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं, इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर कहाँ होते हैं, इनके रिसेप्टर्स, इस हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। अब ये हैं बेचारे गरीब प्रोटीन हार्मोन, बोल रहे हैं हम क्या हैं, फैट इनसल्यूबल है, वी आर लिपिड इनसल्यूबल। हम अंदर नहीं जा सकते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, ये हमें रिपेल कर देगी, हम अंदर नहीं पहुंच सकते। तो कुछ नहीं, भगवान ने एक अच्छी चीज बनाई। भगवान ने बोला है कि तुम लोग के रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बैठे होंगे, तुम अंदर नहीं जा सकते ना, वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तुम्हारे रिसेप्टर्स कहाँ बैठे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो इनके रिसेप्टर्स कहाँ बैठे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये बैठे कुछ रिसेप्टर्स प्रोटीन हार्मोन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, रिसेप्टर्स। क्लियर बात आ गया समझ में। जो भी फैट सल्यूबल है, लिपिड सल्यूबल है, उनके रिसेप्टर अंदर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स है उनके रिसेप्टर कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। जो हार्मोन्स प्रोटीन के बने हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर बैठे हुए हैं। क्लियर है, आगे समझ में।
अब देखो सिर्फ 5 मिनट की बात बची है, सिर्फ 5 मिनट्स की बात बची है, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो 5 मिनट की बात समझ लो, देखो ध्यान से। ये फोटो देखो, एक ये फोटो है अपने पास और एक ये फोटो है। चलो अब इस फोटो से अपन पूरी स्टोरी समझेंगे। इतना समझ गए ना तुम लोग? बस 5 मिनट और। तो कमेंट्स नहीं आते ना तो बहुत गुस्सा आती है, फिर चैप्टर खत्म। ध्यान से सुनो। अब देखो ये है तुम्हारा हार्मोन, ये एक हार्मोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये कैसा हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन। ये स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा, ऑर्गन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये स्टेरॉइड है, लिपिड का बना है, और ये तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसकी? लिपिड की। ये धड़ाके से अंदर चले जाएगा। बोले मेरा ही राज है। अंदर चला गया। ये सेल है, ये पूरी क्या है? सेल है। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना तुम्हें, क्या है? सेल है। ये अंदर गया, डेफिनेटली चला जाएगा, है ना। अंदर गया, इसको क्या मिला? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इसको क्या मिला? रिसेप्टर। ये क्या है? रिसेप्टर। ये जो डिजाइन देख रहे हो ना, ये जो डिजाइन है ये ब्लैक कलर की, ये क्या है? रिसेप्टर। ये क्या है? रिसेप्टर। और ये ग्रीन कलर का क्या है? हार्मोन। ग्रीन कलर का हार्मोन है, और ये जो मैंने रेड कलर का बनाया क्या है? रिसेप्टर। रिसेप्टर ने क्या किया? हार्मोन को पकड़ लिया। क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इस केस में अंदर कौन सा हार्मोन गया था? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ने अपने रिसेप्टर को पकड़ लिया। क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो HR कॉम्प्लेक्स है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये जाएगा आपके डीएनए के पास। किसके पास जाएगा? डीएनए। दिस इज योर डीएनए। ठीक है, डीएनए। डीएनए से क्या बनवाएगा? mRNA। डीएनए से क्या बनवाएगा? mRNA। डीएनए से क्या बनेगा? mRNA, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और जो वो प्रोटीन बनेगा वो ही क्या कराएगा? जो फंक्शन ईस्ट्रोजन परफॉर्म करता है, किसके थ्रू परफॉर्म करता है? प्रोटीन के थ्रू। क्या लिखा है? प्रोटीन। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। फिर जो भी प्रोटीन बनेगा वो हर काम कराएगा, जैसे मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ हो गई, तुम्हारा यूट्राइन ग्रोथ हो गई। ठीक है, जो प्रोटीन बनेगा वो ही सारे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा जो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने हैं। दैट्स इट। क्लियर है? आया कैसे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ? ये स्टेरॉइड हार्मोन था भाई। ईस्ट्रोजन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। ये सेल के अंदर चला गया, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर दी, न्यूक्लियस के अंदर चला गया, वहां पे इसको रिसेप्टर मिल गया। ये रिसेप्टर से बाइंड हो गया, इसने स्टिमुलेट किया डीएनए को। डीएनए से बना mRNA, mRNA से बना प्रोटीन, और जो प्रोटीन बना है ये पूरा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो आपका ईस्ट्रोजन करना चाह रहा था। क्लियर? बोलो, आगे समझ में? इजी। अब देखो, अब बात करते हैं अपन बेचारे प्रोटीन हार्मोन की। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन भी अंदर चले जाएंगे, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी चले जाएंगे। ये बचा अपना प्रोटीन हार्मोन। कैसा हार्मोन? प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन लिखा है, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। एग्जाम्पल FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ प्रोटीन हार्मोन। ये बेचारा सेल मेम्ब्रेन पे अटक गया, ये ब्लू कलर का बना है ना NCERT में, ये बेचारा यहाँ पे अटक गया। तो मैंने क्या बोला था? भगवान ने इसके लिए कहाँ पे रिसेप्टर बना के रखे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसके रिसेप्टर बने हुए हैं। ये क्या है? रिसेप्टर। ये खुश हो गया, वाओ आई हैव माई रिसेप्टर हियर। ठीक है, इसको रिसेप्टर मिल गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही क्या बन जाएगा? HR कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा? HR कॉम्प्लेक्स विच इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। पर अब दिक्कत ये है कि ये डायरेक्टली डीएनए के पास तो पहुंच नहीं रहा है, ना ये mRNA बना पाएगा, ना ही प्रोटीन बना पाएगा। इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को यहीं से ही बैठ के पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये अंदर नहीं जा सकता है। ये दरवाजे पे बैठ के ही पूरी प्रोसेस कराएगा। कैसे कराएगा? देखो, ये जनरेट करेगा सेकेंड मैसेंजर।
जो HR कॉम्प्लेक्स है ना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये जनरेट करेगा सेकेंड मैसेंजर, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर होगा. Now this you have to learn. The second messenger is cyclic AMP और कैल्शियम आयंस. ये एक सेकेंड मैसेंजर बनाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर खड़ी हूँ और मुझे अंदर कुछ काम है. अब मैं अंदर रूम में नहीं जा सकती, तो मैं किसी के थ्रू करवाऊंगी ना वो काम. तो ये जो तुम्हारा HR कॉम्प्लेक्स है, ये भी किसी और के थ्रू काम कराएगा, उसको बोलेंगे हम सेकेंड मैसेंजर. एंड योर सेकेंड मैसेंजर इज साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयंस. जैसे ही साइक्लिक AMP जनरेट होगा, ये पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस कराएगा. पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस कराने के बाद जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना है वो हो जाएगा लाइक ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ. FSH का क्या फंक्शन होता है? ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ कराता है, तो ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ हो जाएगी. कैसे हुई? ये बाहर बैठा, इसने क्या जनरेट किया? सेकेंड मैसेंजर विच इज योर साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन. अभी साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ हो जाएगी ओवेरियन फॉलिकल की. अब ये वाली जो स्टेप है ना बेटा, ये बहुत बड़ी होती है. इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जो अब तुम मेडिकल में पढ़ोगी, यहाँ पे पढ़नी नहीं है, ना ही कोर्स में है. बस इतना याद करना है. सेकेंड मैसेंजर जनरेट होगा, ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिससे आपका रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, उससे आपकी ओवरीज की ग्रोथ हो जाएगी, ओवेरियन फॉलिकल की. दैट्स इट, खत्म. चलो अब ये नाम लिख लो. सेकेंड मैसेंजर की कुछ नेम्स हैं. IP3 इज, लिखो. अरे यार ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? कुछ तो भी मतलब. नेम ऑफ सेकेंड मैसेंजर, नेम ऑफ सेकेंड मैसेंजर सबसे पहले साइक्लिक AMP. फुल फॉर्म लिख लो. साइक्लिक AMP इज योर साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट 3,5 मोनोफॉस्फेट. Ca2 पॉजिटिव तो पता है. साइक्लिक AMP साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. IP3 इज इनॉर्टिसोल ट्राईफॉस्फेट. NCERT में मेंशन्ड है. फुल फॉर्म कभी पूछ सकते हैं. IP3 इज इनॉर्टिसोल ट्राईफॉस्फेट. DAG इज डाईएक्साइल ग्लिसरॉल. एक DAG भी होता है. DAG इज डाईएसाइल ग्लिसरॉल. डाईएसाइल ग्लिसरॉल. ठीक है. एक होता है CGMP, एक CGMP भी होता है. CGMP इज साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट. ये कुछ नेम्स है सेकेंड मैसेंजर के. दीज आर सम नेम्स ऑफ सेकेंड मैसेंजर. जैसे ही सेकेंड मैसेंजर बनता है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उससे हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है. मतलब जो FSH कराना चाहता है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस कर पाता है. हो गया खत्म चैप्टर. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. ठीक है, ये नेम है लर्न करने. चैप्टर फिनिश. फटाफट से लिख लो, 2 मिनट का टाइम है. मुझे एक चीज और बतानी है. GLUT4 रिसेप्टर के बारे में बताना है. मैं बताना कैसे भूल गई, कभी क्वेश्चन बन जाए तो. ठीक है, आ गया ना अच्छे से. हाँ, एक बार वो देख लो, मैं रिसेप्टर बता रही हूँ GLUT4. टाइम भी हो गया है अपना.
टाइम कंप्लीट हो गया है ना? हाँ, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट एक चीज देख लो, अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैंने बताया नहीं। कहाँ पे बताऊं? चलो यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, जो अपना ग्लूकोज रहता है, मतलब पैनक्रियास की बात है ये से जो ग्लूकोज है, ठीक है, और ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ग्लूकोज है और सेल है। अब क्या है, इंसुलिन क्या बोलेगा ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे, उनको बोलते हैं GLUT4 रिसेप्टर। दिस यू हैव टू लर्न। एक रिसेप्टर होते हैं सेल में जिनको बोलते हैं GLUT4 रिसेप्टर, बस ये याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। या फिर बोल सकते हो ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स भी बोल सकते हो इसको। GLUT4 को क्या बोल सकते हो? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्वेश्चन आ चुका है गेस नीट में, या फिर इंपॉर्टेंट है, बट ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सेल में जाना है, तो भाई ग्लूकोज सेल में कैसे जाएगा? कुछ ट्रांसपोर्टर ही तो होगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर लगा रहता है जिसको बोलते हैं GLUT4 विच इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और GLUT4 की मदद से ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। चलो डन, खत्म चैप्टर अपना अच्छे से ना, पूरा चैप्टर हो चुका है। अब देखो, मैंने तो मेरी तरफ से पढ़ा दिया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम लोग कैसे इसको अच्छे से फिनिश करते हो, एकदम पॉलिश करते हो चैप्टर को, मस्त एकदम एनसीईआरटी पढ़ो, रट डालो एनसीईआरटी, मतलब पूरी चितर दो एनसीईआरटी, लिख लिख के, अंडरलाइन कर करके, ऐसे कर लो कि एक एक चीज ध्यान से समझ में आ जाए। अब देखो, चैप्टर के एंड में आके कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है यार, एफएसएच क्या करता है, एलएच क्या करता है, फिर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जब अपन वो टॉपिक पढ़ते रहते हैं ना, जैसे अभी अपन ने इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन पढ़ा, तो अभी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकेगॉन क्या करता है, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, वैसे जैसे हम यही भूलने लग जाते हैं कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकेगॉन क्या करता है। अभी तो मैं तुम्हें बोलूंगी तो बोलोगे मैम क्या बात कर रही हो, सबको पता है इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकेगॉन क्या करता है, बट टाइम टू टाइम क्या होती है, जो हमारी मेमोरी रहती है वो फेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या है, अच्छे से बाई हर चीजों को समझ के पढ़ो, जब तक समझोगे नहीं ना तब तक रट्टा कब तक मारोगे यार, नॉट पॉसिबल ना, नहीं रट सकते। अब जैसे फिजिक्स में आप जब तक नहीं समझोगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो आप हर एक क्वेश्चन को रट तो नहीं सकते हो ना, कि सर ने 10 क्वेश्चन करा दिए, 10 का रट्टा मार दिया कि यही क्वेश्चन आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन बायो ऑल्सो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन यू हैव टू मेमोराइज देम। तो अच्छे से पढ़ना सब लोग, चैप्टर क्वेश्चंस लगा लेना। हाँ देखो, अब नेक्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों को कंफर्म बता दूंगी मॉर्निंग में, ठीक है, 8:30 पे मैसेज डाल दूंगी मैं कौन सा चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। क्वेश्चंस लगा लेना क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, अदरवाइज मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा देती। आज मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, मैं 6 बजे उठ गई थी, मैंने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए थे, बट टाइम है नहीं अपने पास, और कल अपने को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। नेहा, आई विल टेल यू कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, मॉर्निंग में टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगी मैं। नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, देखते बायोटेक हुआ तो बायोटेक करेंगे, एक बार बात करनी पड़ेगी मुझे टीम से, एंड देन आई विल टेल यू। ओके अनुश्री, आई विल ट्राई टू टीच यू जेनेटिक्स, डोंट वरी, आई विल ट्राई टू टीच यू जेनेटिक्स, ठीक है। चलो ठीक है देन, बाय एवरीवन, ओके, कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ में। थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच। हाँ ज्योत्सना, ओके, मैं तुम लोग को क्वेश्चंस भेज दूंगी, ठीक है, डिस्कस नहीं किया तो क्या हो गया, आई विल सेंड यू, तुम लोग कर लेना अपने हिसाब से क्वेश्चंस, और कुछ पूछना हो तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, कैन मैसेज मी, जहाँ पे भी मैं मिल जाऊँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाऊँ, यू कैन आस्क मी देयर। हाँ ज्योत्सना, ठीक है, चलो चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, है ना, ओके।
चलो बाय बाय बाय। ओके ओके बाय बाय बाय। ओके बाय। अच्छा ओके, एडिसन्स डिसीज, एडिसन्स डिसीज नहीं करा है यार, भूल गई मैं। ओके डोंट वरी, कल 2 मिनट में एडिसन्स डिसीज पढ़ा दूंगी, ठीक है। डोंट वरी, कल 2 मिनट में बीच में एडिसन्स डिसीज पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। एडिसन्स डिसीज, यस यस यस, तुमने बीच में बोला भी था और मेरे माइंड से स्लिप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है ना कुछ लोग चले गए होंगे छोड़ के, बिकॉज मैंने बाय बोल दिया था। तो कल 2 मिनट लगेंगे, मतलब 2 मिनट नहीं 5-6 मिनट लगेंगे। आई विल टेल यू एडिसन्स डिसीज, डोंट वरी, ओके। कल कल कल, ठीक है। एडिसन्स डिसीज थोड़ा सा है, चैप्टर तो अपना नया ही स्टार्ट रहेगा, लास्ट में मैं बता दूंगी एडिसन्स डिसीज, डोंट वरी, ओके। चलो बाय गाइस, बाय, टेक केयर।